Hello friends, welcome back to our channel. As you know, we are discussing historical background. It's a polity series. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल ख़त्म किया, 1858 से हम चालू किए, 1858 ख़त्म किया, 1861 ख़त्म किया, 1892 ख़त्म किया। अब 1909 काउंसिल एक्ट इसलिए बोला गया, इसका नाम ये काउंसिल क्यों है, क्योंकि इन एक्ट्स के थ्रू 1919 इन एक्ट्स के थ्रू आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनमें रिफॉर्म्स लाने की बात की गई थी, उनमें चेंजेस लाने की बात की गई थी, उनमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात की गई थी, इसलिए इनको इंडियन काउंसिल एक्ट बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं मेजर प्रोविजंस, बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज सीडीएस एग्जाम इज कंसर्न। मैंने 2014 से 2020 तक के पेपर रेफर किया और उसमें मेरे को यही मिला कि अगर कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मेजर क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में तो 1909, 1990, 1935 से ही मेजर पूछे गए थे। तो इन टॉपिक्स को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। चलिए कैरी ऑन करते हैं। पहले तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इनका एक एक्रोनिम दिया गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और हमारे वॉइस रॉय ये दोनों ही थे। मॉर्ले हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और लॉर्ड मिंटो हमारे वॉइस रॉय, उनके नाम से ही इस लॉ को बनाया गया। ठीक है, वेयर लॉर्ड मॉर्ले वॉज सेक्रेटरी एंड लॉर्ड मिंटो वॉज वॉइस रॉय। ठीक है, अब बेसिक फीचर्स आते हैं। यहां पे आने से पहले एक चीज इस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो इंट्रोड्यूस कराया गया था। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल हो चुका, मुस्लिम लीग 1906 में आ चुकी, शिमला कॉन्फ्रेंस हो चुकी जहां पे मुस्लिम लीग के मेंबर्स आगा खां वगैरह आपके वॉइस रॉय से मिल चुके, जहां पे उन्होंने बोला कि हमने आपके ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ब्रिटिश रूल को इस्टेब्लिश कराने में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है जनाब, और उस कंट्रीब्यूशन के बदले में आपको हमारे लिए भी कुछ करना पड़ेगा। वो क्या है? हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी में है, कम लोग हैं, हमारे हिंदूज मेजॉरिटी में है, तो जो मुस्लिम्स हैं उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन दीजिए जिसमें मुस्लिम मेंबर्स के लिए सीट रिजर्व होगी और उन मेंबर्स के लिए जो इलेक्शन होगा उसमें जो वोटिंग देंगे वो भी केवल मुस्लिम्स ही देंगे। यानी अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ एज अ मुस्लिम ऑन अ मुस्लिम सीट तो मुझे वोट देने वाले जो बंदे होंगे वो सिर्फ मुस्लिम्स होंगे। ठीक है, ये चीज यहां पे रिक्वेस्ट की गई, वॉइस रॉय से बोला गया, और टू सम एक्सटेंट हाँ उनको पैसिफाई करने के लिए, यहाँ पे उनको सेटिस्फाई करने के लिए इस एक्ट में वो प्रोविजन ऐड ऑन भी किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो था, जहाँ से कम्युनल इलेक्टोरेट का इंट्रोडक्शन हुआ, जहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म का इंट्रोडक्शन हुआ, वो यही लॉ था। इसीलिए आइए इस चीज़ को और गौर से देखा जाए। कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। इसने लार्ज कर दिया किसको? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। लार्ज करने का क्या फायदा? और इंडियंस जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अब इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। ठीक है, रिटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी हो गई है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस लॉ का। नहीं पूछा जा सकता है, इन विच एक्ट एट द प्रोविंशियल लेवल नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। इसका सही आंसर है 1909 एक्ट। इस लॉ में सेंट्रल लेवल पे तो अभी भी मेजॉरिटी किसकी है? ऑफिशियल मेंबर्स की है, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे अब मेजॉरिटी किसकी आ गई? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की। इंडियंस जो लोकल इंडियंस हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में फ्रीली, ओपनली, इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिशियल मेंबर्स। उनसे ज्यादा नंबर अब किसका हो गया? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का हो गया। अगला प्रोविजन देखते हैं। प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइसरॉय एंड गवर्नर्स। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। अभी तक इंडियंस जो थे वो केवल और केवल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकते थे। हमने देखा 1861-92 में कुछ अथॉरिटी भी मिल गई उनको बजट डिस्कशन की, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन करने की, बट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था, कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता था। यानी लॉ बना दिया, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे होगा वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव के हाथ में है, जिसमें इंडियंस का कोई रोल नहीं होता। लेकिन 1909 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी इंडियंस के लिए खोला गया और पहला मेंबर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का बना, इंडियन मेंबर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बना, वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये पहले मेंबर थे
पहले इंडियन थे जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने। ठीक है, आपके एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी गई, बट यस स्टेट लेवल एग्जाम में कई बार पूछा गया। इवन यूपीएससी आईएएस एग्जाम में ये चीज डायरेक्टली नहीं पूछी गई, इनडायरेक्टली पूछी गई, जहां पे उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेटअप करना था। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने? 1909 में। 1909 में 1909 काउंसिल एक्ट के अंदर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन मेंबर थे वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। ठीक है, अभी तक प्रोविजंस जो थे वो दोबारा एक बार देखें तो पहले इन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को और बड़ा करो ताकि और इंडियंस पार्टिसिपेट करें। दूसरा, सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेजॉरिटी है वो अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स की रहेगी, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे हमने ऑफिशियल मेजॉरिटी कम करी और नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी बढ़ा दी। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर ज्यादा हैं ऑफिशियल मेंबर से। तीसरी चीज जो उन्होंने करी वो करी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वॉइसरॉय की, जो अभी तक बैन थी इंडियंस के लिए, उसको ओपन किया। अब इंडियंस भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं उसके। और पहला इंडियन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बना वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जिसकी मैं बात कर रहा था वो आया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट यहां पे इंट्रोड्यूस करा गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। जो प्रपोज कहां पे हुआ था? शिमला कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग के द्वारा यहां पे एक्सेप्ट कर लिया गया। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, हिस्टोरिकल एज वेल एज पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत जरूरी है ये चीज आपको याद रखनी कि 1909 में ही कम्युनल इलेक्टोरेट या सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराएगा। इस सिस्टम में क्या होता है? इस सिस्टम में यह कहा गया कि ऐसा है, अगर कोई मुस्लिम सीट दी गई है तो उस सीट पे केवल एक मुस्लिम ही खड़ा हो सकता है, मुस्लिम इलेक्शन लड़ेगा और उस मुस्लिम इलेक्शन को उस मुस्लिम जो भी कैंडिडेट है उसको वोट करने के लिए जो इलेक्टर्स होंगे वो भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होंगे। ये सेपरेट इलेक्टोरेट का काम होता है। आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में SC ST रिजर्वेशन के साथ भी है, तो क्या वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता है? बिल्कुल नहीं, वो रिजर्वेशन पॉलिसी है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। लेकिन वो एक रिजर्व सीट में खड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, लेकिन क्या जब ये कैंडिडेट्स खड़े होते हैं तो केवल इनकी ही कम्युनिटी के लोग उनको वोट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उनको वोट करने वाले सारे कैंडिडेट्स होते हैं, सारे इलेक्टर्स होते हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी क्लास के, किसी भी जेंडर के लोग उनको वोट कर सकते हैं। बट यहां पे स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन की गई कि मुस्लिम कैंडिडेट जो खड़ा होगा किसी भी मुस्लिम सीट पे, उसको जो वोट करने वाले लोग होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स ही होंगे। ये सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल इलेक्टोरेट का इंपॉर्टेंट फीचर था, ठीक, जो आज के टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को बिल्कुल भी कंटिन्यूटी में नहीं लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्टमेंट के बाद। ठीक है, उसको रिप्लेस किया गया किससे? रिजर्वेशन पॉलिसी से। ओके, ठीक है। अगली चीज, इट लीगलाइज कम्युनलिज्म, बिल्कुल सही बात है। और लॉर्ड मिंटो जो उस टाइम के वॉइसरॉय थे, उनको बोला गया फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, ये डेजिग्नेशन दिया गया जनाब को, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड मान ली थी और उसके ही चलते इनको ये डेजिग्नेशन मिला। ठीक है, कम्युनल डिवीजन का अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो यस, दिस लॉ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट मैनर। ठीक है, provided for the separate representation to presidency corporations, chamber of commerce, universities and zamindars। separate representation किसको मिला? कॉर्पोरेशन, बिजनेस हाउसेस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज और जमींदार। अब ये भी स्पेसिफिक सीट लेते हैं किसमें? काउंसिल्स में। ठीक, जो पहले ओपन थी अब इनके लिए भी स्पेसिफिक सीट रिजर्व कर दी गई कि ये जमींदार के लिए, ये यूनिवर्सिटीज के लिए, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए स्पेसिफिक है। यानी कि अब हाउस में कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जरूर से जरूर होगा, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव कॉर्पोरेशन, बिग कॉर्पोरेशन हाउसेस का भी होगा, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटीज का जरूर होगा, जमींदार के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाला कोई ना कोई जरूर होगा। ठीक है, गेव मेंबर्स ऑफ द काउंसिल द पावर टू मूव रेजोल्यूशंस ऑन एनी मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। ये चीज अभी तक नहीं थी। हमने देखा था कि डिस्कशन ऑफ बजट, क्वेश्चनिंग टू द एग्जीक्यूटिव, ये प्रोविजंस ऐड ऑन कर दिए गए थे 61-92 के दौरान, लेकिन क्या कभी भी काउंसिल मेंबर्स किसी ऐसे मैटर को उठा सकते थे जो उनके हिसाब से बहुत ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट में हो?
क्या ऐसी किसी इशू पे वो बात कर सकते हैं? जैसे आज के हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको फ्रीडम है, उनके पास बहुत सारे लेजिस्लेटिव टूल्स हैं, इस टाइम हमारे पार्लियामेंट्री टूल्स हैं जिसके थ्रू वो कोई ना कोई रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। और जो करंट मैटर डिस्कशन हो रहा है आपके हाउस में, उसको वहीं पे ड्रॉप करके उस मैटर पे जो कि जनरल पब्लिक इंटरेस्ट या बहुत ही अर्जेंसी वाला है उस पे शिफ्ट किया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर और द चेयरमैन। तो ये प्रोविजन यहां पे ऐड किया गया कि ऐसा है कि मेंबर्स जो हैं वो भी इलेक्टेड होंगे। अब तो इलेक्टेड मेंबर्स अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ ना कुछ इश्यूज डिस्कस करना चाहते होंगे। मेंबर्स जो हैं वो लोकल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोई लोकल इंटरेस्ट को डिस्कस करना चाह रहे होंगे, तो उनको ये अथॉरिटी दी जाए कि भाई ठीक है, आप अगर कुछ ऐसा मैटर लेके आना चाहते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में है या जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में है, जिसके लिए पूरी की पूरी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का ध्यान उस तरफ जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो आप एक रेजोल्यूशन पास करो और वो मैटर आप डिस्कस कर सकते हो हाउस में। जो पहले उनके पास वो अथॉरिटी नहीं थी, वो यहां पे ऐड ऑन की गई। ठीक है, अब 1909 का जो प्रोविजंस है इंपॉर्टेंट दोबारा जल्दी से। पहला ये कि भाई इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं बिकॉज ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वॉइसरॉय। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो मैंने पहले नहीं लिखा, थर्ड स्टेज पे लिखा, लेकिन मैं यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं जो आपके दिमाग में बिल्कुल इंप्रिंट हो जाना चाहिए, कि सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है, दूसरी चीज कि भाई ऑफिशियल मेजॉरिटी एट द प्रोविंशियल लेवल 1909 में लेके आए। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में इंडियंस का पार्टिसिपेशन, ठीक, जो अभी तक नहीं था, वो यहां पे इंट्रोड्यूस कराएगा। और पहले इंडियन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने वो थे सत्येंद्र सिंह। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, पहले इंडियन जो वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने। बाकी कुछ खास नहीं है, देखते देखते ही चीजें निकल जाएंगी दिमाग से, कोई मतलब की नहीं है, कभी पूछा नहीं जाएगा। जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो मैंने बता दिया आपको उन्हीं चीजों को एज फार एज 1909 एक्ट इज कंसर्न दिमाग में रखना है। ठीक है, अगली चीज क्या बोली, लॉर्ड क्लैंसफोर्ड। अब आपके वॉइसरॉय नए लॉर्ड क्लैंसफोर्ड हैं। 1917 में उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया। क्या बोला उन्होंने, ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, इसको आप करंट सिचुएशन से रिलेट करो। क्या आपकी जो गवर्नमेंट है आज के टाइम वो रेस्पॉन्सिबल है? क्या उसको रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आज के टाइम पे बोला जाता है? बिल्कुल बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही यही है कि आपकी गवर्नमेंट पे रेगुलेशन, गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री सिस्टम आपने अडॉप्ट किया जिसकी वजह से आप गवर्नमेंट पे रेगुलेशन लगाते हो। किसकी थ्रू? पार्लियामेंट के थ्रू। एग्जीक्यूटिव पे रोल होता है किसका? कंट्रोल होता है किसका? रेगुलेशन होता है किसका? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में कौन होता है? पार्लियामेंट में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो हैं कौन? रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। किसके? लोकल पॉपुलेशन के। हम किसी भी एमएलए या एमपी को वोट देकर हाउस में भेजते हैं ताकि वो क्या करे? एग्जीक्यूटिव को, अगर वो गवर्नमेंट नहीं बनाता है तो वो अपोजिशन में होकर एज अ मेंबर ऑफ द हाउस वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखेगा, रेस्पॉन्सिबल रखेगा, उसकी जितनी भी डिस्क्रिशनरी और एक्सेसिव एक्ट्स हैं उनको रेगुलेट करेगा, उन पे क्वेश्चन करेगा। ठीक, यहां पे क्लैंसफोर्ड ने बोला कि हम भी गवर्नमेंट इंडिया में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहते हैं, बट कैसे? ग्रेजुअली, आज के आज नहीं दे देंगे हम, धीरे धीरे जो ये लॉज ला रहे हैं, जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं, इनका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि धीरे धीरे हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आए। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का बस यही मतलब है कि डायरेक्टली इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल हो टू दी हाउस, क्योंकि हाउस में जो मेंबर्स हैं वो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, और वो एग्जीक्यूटिव को रेस्पॉन्सिबल रखेंगे उन पॉलिसीज के लिए, उन प्रोमिसेस के लिए जो उन्होंने इलेक्शन के टाइम किए थे। ठीक है, चलो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ या रिफॉर्म या काउंसिल एक्ट 1909 का था। यह भी काउंसिल है क्योंकि काउंसिल में रिफॉर्म्स लाने की बात किया था, इसको भी काउंसिल एक्ट ही बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इसको मॉन्टेग्यू क्लैंसफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, ये नाम दिया इसका। क्यों? अगेन, मॉन्टेग्यू वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लॉर्ड क्लैंसफोर्ड वॉज वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। ठीक, इन दोनों ने मिलकर ये रिफॉर्म तैयार किया, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू क्लैंसफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। ठीक है, डिमार्केटेड एंड सेपरेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स फॉर लेजिस्लेशन।
बट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज स्टिल सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी। ये जो लेजिस्लेशन का फर्क है, इसको ये जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ना, डिमार्केटेड एंड सेपरेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, शेड्यूल 7 आपके दिमाग में फौरन आ जाना चाहिए। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं, एक सेंट्रल लिस्ट है जिसे आप यूनियन लिस्ट बोलते हो, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे केवल और केवल यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, सारे स्टेट उसमें लॉ बना सकते हैं, ओनली स्टेट गवर्नमेंट, ओके। और कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें जो सब्जेक्ट्स डाले गए उसमें यूनियन और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकती है। बट इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करता है स्टेट या लेजिस्लेटिव लॉ के ऊपर, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री करते रहो तो दोनों ही लॉ चलते रहेंगे, दोनों ही के लॉ चलते रहेंगे, बट वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। जहां पे भी एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो प्रोविजन यही कहता है कि पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करेगा, लेजिस्लेटिव लॉ, स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ नहीं प्रिवेल करेगा। सेम चीज यहां पे की गई कि ऐसा है भैया, लेजिस्लेटिव पावर डिवाइड कर दो, सेंट्रल को कुछ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट दे दो जिसपे केवल सेंट्रल या यूनियन आपका लॉ बनाए, और प्रोविंसेस को कुछ अलग सब्जेक्ट दे दो जिसपे केवल प्रोविंसेस बनाए, ठीक। लेकिन जब उनका एग्जीक्यूशन की बात आती है तो वो अथॉरिटी अभी भी कैसी होगी, सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी, यानी उस पर अभी भी वॉइसरॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का कोई सेपरेट रोल नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने का। लॉ बना लो लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आएगी तो वही यूनिटरी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ही रूल करेगी, ठीक है, वैसे ही इंप्लीमेंट करेगा। आपको कुछ सेपरेट सब्जेक्ट्स नहीं दिए जाएंगे जिसके ऊपर जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप लॉ बना सकते हो उन सब्जेक्ट्स में, आपने लॉ भी बना दिया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन की जब बात आएगी तो अगेन वही सेंट्रलाइज्ड रूल चलेगा जो सेंटर से स्टेट में डिमार्केट किया जाएगा, या सेंटर रूल करेगा और स्टेट उसको फॉलो करेगा। सेपरेशन ऑफ पावर इंप्लीमेंटेशन में, एग्जीक्यूशन में नहीं है, ठीक, सिर्फ लेजिस्लेशन में। अगला, इंट्रोड्यूस डायरकी एट द प्रोविंसेस। डायरकी क्या है? ये टर्म डायरकी, डायरकी का जो टर्म है उसका मतलब होता है दो सेपरेट सेंटर ऑफ पावर, ये कह सकते हैं आप, यानी कि कुछ पावर किसी और को दे दी, कुछ पावर किसी और को दे दी, तो दो सेंटर ऑफ पावर हो गई, ठीक, इसको बोलते हैं डायरकी। डायरकी कहां इंट्रोड्यूस कराई गई ये ध्यान में रखिएगा। सीधे सीधे ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरकी इंट्रोड्यूस कराएगी प्रोविंसेस में, सेंट्रल लेवल पे नहीं, प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस कराएगी। डायरकी का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जिनको ट्रांसफर सब्जेक्ट्स बोला गया, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सब्जेक्ट्स जिनको रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स बोला गया। इसका क्या मतलब हुआ? इन्होंने बोला कि अब हर इस प्रोविंस में, जैसे सेंट्रल में वॉइसरॉय है, उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके अंदर इंडियंस पार्टिसिपेट करते हैं। सिमिलरली प्रोविंसेस में भी गवर्नर है, उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस, ठीक। जब आप पहला प्रोविजन पढ़ रहे थे यहां पे, तो भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए तो सब्जेक्ट डिमार्केट कर दिए गए कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकते हैं। लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो अगेन किसका से होगा? वॉइसरॉय का। किसका से होगा? गवर्नर का। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली उसी को और एक्सटेंड करते हुए प्रोविंसेस में डायरकी दो तरीके के सेट्स ऑफ सब्जेक्ट्स डिमार्केट किए गए, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स जो कि गवर्नर जो है वो मिनिस्टर्स, जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो उसकी एड और एडवाइस के लिए हैं, जिसे आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हो, तो उनके साथ मिलकर जो वो उन सब्जेक्ट्स में लॉ बनाएगा और उसके लिए वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में रेस्पॉन्सिबल भी होंगे। यानी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रखे गए जिन पे गवर्नर जब लॉ बनाएगा, अगेन मैं गवर्नर बोल रहा हूं क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है प्रोविंसेस, क्योंकि सेंट्रल की बात नहीं है, सिर्फ प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस कराएगी। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वो हैं जिसपे गवर्नर जब लॉ बनाएगा तो वो किसकी एडवाइस लेगा? अपने मिनिस्टर्स की, और उन सब्जेक्ट्स के लिए जो मिनिस्टर्स हैं उसके, वो रेस्पॉन्सिबल होंगे टू दी काउंसिल। यानी काउंसिल में उन मिनिस्टर्स को इन सब्जेक्ट के लिए सवाल पूछा जाएगा, इन सब्जेक्ट्स के लिए उन पे रेगुलेशन लगाए जाएंगे, इन सब्जेक्ट के लिए उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस और फाइनेंशियल जो अफेयर्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट्स क्या है? रिजर्व सब्जेक्ट्स वो हैं जिसपे गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बिना किसी मदद के काम करेगी। यहां पे तो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो उसको एड करेंगे, और उसके लिए वो जो मिनिस्टर्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं कहां? काउंसिल में। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं वो गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलके
उन पे लॉ बनाएगा, उनको इंप्लीमेंट करेगा, लेकिन कोई भी सवाल उनके ऊपर नहीं पूछे जाएंगे कि आपने ये क्यों किया, किस पर्पस के लिए किया, क्या वाकई जरूरत थी इस चीज की, क्या कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, किसी तरीके का कोई सवाल नहीं। यानी इन सब्जेक्ट्स के लिए मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल रखा गया, रेस्पॉन्सिबल रखा गया। बट रिजर्व सब्जेक्ट्स जो गवर्नर के लिए रिजर्व रखे गए, इसीलिए इसको रिजर्व बोला गया। गवर्नर, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिस्क्रिशनरी पावर एंजॉय करती है यहां पे कि वो जो चाहे वो डिसीजन इन सब्जेक्ट्स में ले सकती है, उसके लिए उस पर कोई भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अब कुछ एग्जांपल्स ले ले कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, रिजर्व सब्जेक्ट्स क्या होंगे। एक चीज समझ लीजिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना वो दिमाग से खेल रही है। वहां पे तो आपको दिख रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि क्लेनफोर्ड ने बोला रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का, वहां पे कुछ ना कुछ दिख रहा है कि भाई हाँ ट्रांसफरिंग ऑफ पावर दिख रही है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। बट ये सब्जेक्ट्स हैं कौन से जिनको ट्रांसफर किया गया? ये वो सब्जेक्ट्स हैं जहां पे खर्चे हैं, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जहां पे एक्चुअल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है गवर्नमेंट की, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज, जैसे सैनिटेशन, जैसे एजुकेशन, जैसे हेल्थ। ये सारी चीजें हैं जिन पे खर्चा होना है, कोई रेवेन्यू नहीं। वो सारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं, वो सब मिनिस्टर्स के हाथ में दिए गए और उसको काउंसिल में अकाउंटेबल भी बनाया गया। लेकिन जब आप रिजर्व सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे पैसा आ रहा है, ठीक है, रेवेन्यू की बात है। उस चीज में कोई कुछ नहीं बोलेगा गवर्नमेंट को, उस चीज में मुंह बंद रहना चाहिए आपका। ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था, इनका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। इनमें आपका क्या आता है? टैक्सेशन पॉलिसीज, कौन सा क्या टैक्स लग रहा है, जितने भी टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं वो, उस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चाहे वो एग्रीकल्चर टैक्स हो, चाहे वो इरिगेशन टैक्स हो, चाहे वो टोल टैक्स हो, चाहे वो क्या नाम है किसी और तरीके का कोई एक्साइज ड्यूटी हो, फॉरेन एक्सचेंज की बात हो, वो सब रिजर्व में है, उस पर आप कोई सवाल नहीं सकते। जहां तक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मैटर्स की बात है उस पर आप कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे आप क्वेश्चन नहीं उठाओगे, ठीक, आपको इतनी अथॉरिटी नहीं दे रहे। बट जहां पे भी खर्चा खुर्चों की बात आ रही है वहां पे तो डेफिनेटली आपको सब करो, सब तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो, बिल्कुल मतलब फ्रीडम दे रहे हैं आपको, एंजॉय कर रहे हैं, जो मर्जी वो करो, खूब बातें करो उस पर बैठ के काउंसिल में, खूब लॉज बना लो, और अगर नहीं इंप्लीमेंट होता तो मिनिस्टर्स को आप अकाउंटेबल भी रखो। लेकिन जैसे ही रिजर्व सब्जेक्ट की बात आती है, पैसे की बात आती है, भाई पैसे के साथ नहीं खेलेंगे हम, तो बस वहां नहीं बोल सकते आप कुछ, ठीक है। अगला एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कराया गया एट द सेंटर में। सेंटर पे बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया। बाइकैमरलिज्म का क्या मतलब है? डुअल चैम्बर्स, डुअल हाउसेस, एक जैसे हमारे यहां इस टाइम है, एक लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको आप लोकसभा बोलते हो, एक अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, राज्यसभा बोलते हो जिसको। तो हमारे यहाँ बाइकैमरल लेजिस्लेचर माना जाता है, पार्लियामेंट इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। सेंटर में फिर से पहली बार यहां पे बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है कि विच लॉ इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म एट द सेंटर, ठीक है। वो है आपका 1919 का लॉ, ठीक है। एक है काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसको अपर हाउस बोला जाता है, जिसका चेयरमैन कौन है? गवर्नर जनरल। ये एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब हुआ? एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया तो जैसे ही उसने वो पोस्ट ली वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट हो जाएगा, दैट इज एक्स ऑफिशियो। और इजी एग्जांपल देता हूं करंट से, जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा होता है। अगर आप वाइस प्रेसिडेंट के प्रोविजंस पढ़ोगे तो उसमें हर जगह काउंसिल ऑफ स्टेट्स का चेयरमैन, काउंसिल ऑफ स्टेट का चेयरमैन के तौर पर उसकी ओथ एंड अफर्मेशन, काउंसिल ऑफ स्टेट के तौर पर उसकी रेम्युनरेशन, अलायंसेस, सब चीज काउंसिल ऑफ स्टेट। वाइस प्रेसिडेंट का रोल काउंसिल ऑफ स्टेट का चेयरमैन का होता है, ठीक है। तो कोई भी बंदा वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया या इलेक्ट हुआ तो वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो जाएगा और वो वही ड्यूटी परफॉर्म करेगा, ठीक। ये होता है एक्स ऑफिशियो का मतलब। एक पर्टिकुलर अथॉरिटी ली तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ आप ये अथॉरिटी भी ले लो, ठीक है, वो दी ही जाएगी आपको ऐसे, ठीक है। जैसे व्हेन आई एम सेइंग दैट माय फादर इज हस्बैंड ऑफ माय मदर, बड़ा टिपिकल सा, मतलब बड़ा अजीब सा एग्जाम्पल है, बट सोचो माय फादर इज हस्बैंड ऑफ माय मदर, तो माय मदर्स हस्बैंड एक्स ऑफिशियो फादर ऑफ माइन, ये तो सीधी सीधी बात है ना, बस वही बात है। अगर आप अपने आप को अपनी माँ का बेटा मानते हो, ठीक, और आप अपने फादर को अपनी माँ का बेटा कह रहे हो तो आपके फादर ऑटोमेटिकली आपके फादर हो गए, ठीक है। वही है एक्स ऑफिशियो का मतलब। गंदा एग्जाम्पल था आई नो, बट अभी के लिए चलता है, ठीक है। सेम चीज
यहां पे देखेंगे कि गवर्नर जनरल जो भी अपॉइंट होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाएगा किसका, काउंसिल ऑफ स्टेट का। दूसरा लोअर हाउस है वो है लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका शायद स्पीकर इन्होंने इलेक्ट करने की बात की थी यही हाउस में ही, क्योंकि एज सच कोई प्रोविजन कहीं भी मेंशन नहीं है कि कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी हो जो पहले से एग्जिस्ट करती हो और वो स्पीकर ऑफ द हाउस बन जाए, जैसे यहां पे मेंशन किया था कि गवर्नर जनरल एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाए किसका, ये काउंसिल ऑफ स्टेट का, अपर हाउस का। पर लोअर हाउस में ऐसा कुछ नहीं दिया गया था। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जो डायरकी वाली बात है प्रोविंसेस में, और बाइकैमरलिज्म एट द सेंटर। अब इंपॉर्टेंट जहां पे आप कंफ्यूज होते हैं वो ये होते हैं कि आप डायरकी टर्म पढ़ लेते हो लेकिन कहां पे इंट्रोड्यूस कराई गई इस चीज को मिस आउट करते हो। आप बाइकैमरलिज्म को पढ़ लेते हो लेकिन कहां पे इंट्रोड्यूस कराई गई उस चीज को मिस आउट कर देते हो। यही चीजें अभी 1935 एक्ट जब आप पढ़ोगे तो यही चीजें सेंटर में इंट्रोड्यूस कराई गई और प्रोविंसेस में कराई गई। वहां पे कंफ्यूजन होता है कि अरे सेंटर में कराया गया था, कब कराया गया था, प्रोविंसेस में कराया गया था, कब कराया गया था। तो इसलिए सबसे बेटर तरीका यह है कि आप ये पूरी अंडरलाइंड जो सेंटेंस है उस पूरी अंडरलाइंड सेंटेंस को कंसीडर करें हमेशा, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए कि 1909 में डायरकी प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस कराएगी, बाइकैमरलिज्म सेंटर में इंट्रोड्यूस कराएगा। आप ऐसे ही याद करो इसको, ठीक है। ओके, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, प्लीज इस चीज को याद रखिए और अंडरलाइन पार्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा। अभी तक डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, सिस्टम ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस कराया गया था 1909 में, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन नहीं था। डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन यहां पे आया, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस वर इलेक्टेड डायरेक्टली। एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी की गई। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या बोलती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है कि 18 साल का अगर कोई आदमी या इंसान है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, 18 साल का अगर कोई इंसान हो गया है तो वो पूरी तरीके से फ्री है वोट डालने के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, उससे चीज से मतलब नहीं। ठीक है, बेसिक प्रोविजन यही कहता है कि 18 साल का आदमी है तो वोट डाल सकता है। यहां पे डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कराए गए तो क्या इसका मतलब क्या यहां पे भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यहां पे सारे इंडियंस क्या वोट कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। यहां पे जो इलेक्शन होते थे उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था इलेक्शंस का, वोटिंग का सॉरी, वो एजुकेशन के बेसिस पे था, प्रॉपर्टी के बेसिस पे था, कितना टैक्स पे किया उसके बेसिस पे था। तो इसका मतलब प्रिविलेज्ड क्लास जो थी, पढ़ी लिखी क्लास, कमाने वाली क्लास, बिजनेस क्लास, जमींदार क्लास, मिडिल क्लास या उससे ऊपर के लोग, केवल वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, तो डेफिनेटली जो हाउस में मेंबर जाएंगे वो इसी क्लास से जाएंगे, और डेफिनेटली जो हाउस में मेंबर जाएंगे जब इस क्लास से जाएंगे तो इस क्लास के इंटरेस्ट को सर्व करेंगे। ठीक है, चलो 3 out of 6 members of Executive Council of Viceroy were to be Indian। आपने अगर याद किया हो कि 1909 में सबसे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन को इंट्रोड्यूस कराया गया और पहला इंडियन जो था वो सत्येंद्र सिंह, ठीक, सत्येंद्र सिन्हा थे। अभी इन्होंने बोला कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 मेंबर्स हैं उसमें से 3 इंडियंस हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया, अदर देन कमांडर इन चीफ। यानी उन 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इंडियंस होंगे, लेकिन किसी भी हिसाब से जो कमांडर इन चीफ होगा ब्रिटिश आर्मी का या इंडियन आर्मी का, वो इंडियन नहीं होगा, वो अभी भी ब्रिटिश होगा। ठीक, अगला, एक्सटेंडेड द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट टू सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस। इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट सिख को कब एक्सटेंड किया गया, इंडियन क्रिश्चियंस को कब एक्सटेंड किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कराया गया था ओनली फॉर द मुस्लिम्स इन 1909 एक्ट। 1909 के एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कराया गया ओनली फॉर द मुस्लिम्स। ठीक, बट 1919 में उसको और एक्सटेंड कर दिया गया और माइनॉरिटी ग्रुप्स को दिया गया जो डिमांड में थे या जिनकी डिमांड्स थी उनको पैसिफाई करने के लिए या कुछ और इंटरेस्ट सर्व करने के लिए। ठीक है, तो वो कौन कौन से ग्रुप थे? सिख थे, इंडियन क्रिश्चियंस थे, एंग्लो इंडियंस या यूरोपियंस। ठीक, एंग्लो इंडियंस वो इंडियंस हैं जिनके फादर जो हैं वो ब्रिटिश हैं। ठीक है, उन्हें एंग्लो इंडियंस बोलते हैं। यूरोपियंस सबको पता है, यूरोप से जितने भी आप यहाँ पे लोग आए हैं वो इंडिया में सर्व कर रहे हैं, किसी ना किसी पोजीशन में सर्व कर रहे हैं या अपने आप को यहीं सेटल कर लिया, तो उस हिसाब से वो यूरोपियंस को भी यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन का वो दे दिया अश्योरेंस कि आप भी काउंसिल्स में रिप्रेजेंट होंगे। सीट्स वर रिजर्व फॉर नॉन ब्राह्मण्स इन मद्रास and depressed classes were offered nominated seats in the legislatures at all levels। Reservation for depressed classes
यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। वो रिजर्वेशन की बात मैं कर रहा हूं जो इस टाइम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को दी गई थी, वो यहाँ पे है। ठीक है, कि जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उनमें से जब हम नॉन ब्राह्मण्स की यहाँ पे बात करते हैं तो एक्चुअली वो ये डिप्रेस क्लासेस की ही बात करते हैं। ठीक है, अपर क्लास की बात नहीं, अपर कास्ट की बात नहीं करते, हम नॉन ब्राह्मण्स मतलब शूद्रों की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं। उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। अगली चीज, ग्रांटेड फ्रेंचाइजी वोटिंग राइट्स टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। जैसे मैंने बोला, प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन, ये 3 मेजर क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पे ही आपको वोटिंग राइट्स मिलते थे। आप एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो, यानी उतना आपके पास इनकम है, ठीक है, आपको वोटिंग राइट्स मिल गया। आप पर्टिकुलर लेवल ऑफ टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, ठीक है, आप वोटिंग राइट्स ले लो। आपने पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन लिया हुआ है, यूनिवर्सिटी लेवल तक की, बोर्ड लेवल तक की, मैट्रिक तक की, वो डिसाइड करती गवर्नमेंट, उसके बेसिस पे आपको वोटिंग राइट्स दिए गए। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे। अगली चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। यूके में एक हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का ऑफिस लंदन में बनाया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फंक्शन इनको ट्रांसफर कर दिया गया। ओके, ये चीज याद रखिए, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। अब डिस्कस करते हैं इस चीज को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको याद है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1858 में बनाया गया था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, उसको रिपोर्ट करता था, कैबिनेट का मेंबर था, वॉइसरॉय से डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक, सारा अफेयर्स जो था इंडिया का वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखता था। ठीक, अभी उसके फंक्शंस जो हैं वो हाई कमिश्नर फॉर इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस खत्म कर दिया गया था? नहीं। 1947 में जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया उसमें प्रोविजन डाला गया कि हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को खत्म कर देंगे। यहां पे सिर्फ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया बनाया गया लंदन में और उसको कुछ एक्टिविटीज, कुछ फंक्शंस, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ट्रांसफर कर दी गई। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ इसमें प्रोविजन नहीं एड ऑन किया गया एज फार एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज कंसर्न। अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भैया अगर आपको याद हो, हमने 1853 में इंट्रोड्यूस कराया गया था ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट्स, याद है आपको 1853 लॉ में। बट अभी तक कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं बनाई गई थी जो ये काम करे, ओपन कंपटीशन कंडक्ट कराए। जैसे हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज कंडक्ट कराने के लिए, सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315। ठीक, बट यहां पे ओपन कंपटीशन का प्रोविजन तो आ गया, लेकिन वो करा कौन रहा है? कोई सेपरेट बॉडी नहीं बनाई, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं बनाई जिससे पूछा जा सके, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो रेगुलर इलेक्शन ये एग्जाम्स कंडक्ट कराने की। ठीक, हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑटोनोमस बॉडीज बनाई गई हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो यूपीएससी हो, फाइनेंस कमीशन हो, दे हैड अ पर्टिकुलर मैंडेट जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उनके लिए। यूपीएससी की बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें, फाइनेंस कमीशन की बात करें, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात करें, इनका पर्टिकुलर मैंडेट है, पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पर्टिकुलर ड्यूटीज हैं और उन ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करने के लिए वो ऑब्लिगेटेड है। ठीक है, अगर वो नहीं करते हैं तो अगेन पार्लियामेंट में पूछा जाएगा सवाल, बिल्कुल पूछा जाएगा। यूपीएससी के पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जाम कंडक्ट कराने की, तो अगर वो एग्जाम नहीं कंडक्ट कराती तो डेफिनेटली पार्लियामेंट उससे पूछेगी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जब कोई बॉडी ही नहीं बनी अब तक एग्जाम कंडक्ट कराने की, तो इसका मतलब रेगुलर एग्जाम्स नहीं होते होंगे, या क्राइटेरिया जो भी सेट होता होगा वो गवर्नमेंट के उससे होता होगा कि भैया हमको ये सही लग रहा है तो ये कर लो, ये सही लग रहा है तो ये कर लो। अपने ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए वो अलग अलग प्रोविजन उस हिसाब से बनाते होंगे और उस वजह से कोई उन पे क्वेश्चन नहीं उठाता, क्योंकि कोई पर्टिकुलर बॉडी ही नहीं है वो काम करने की जिसको वो अथॉरिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जाए। 1909 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन नाम की एक बॉडी बना दी गई जिसके पास ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करे थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक, ये बॉडी 1909 में ये प्रोविजन डाला गया और 1926 में ये बॉडी बन गई थी। 1924 में ली कमीशन आया था, उसने रिकमेंड किया था और उसने प्रोविजन सेट किए थे कि ऐसा है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी एक बॉडी होनी चाहिए। जब 1919 में ये प्रोविजन डाला गया कि एक सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराए फॉर सिविल सर्वेंट्स, तो 1924 में ली कमीशन को अपॉइंट किया गया। ली कमीशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सारे प्रोविजंस को देखे, सेटअप को देखे, फंक्शनिंग्स को देखे, सिचुएशन को देखे और उसके बाद प्रोविजंस डेवलप करे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस बॉडी। और उन्हीं ली कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे 1926 में आपको सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। ली कमीशन, LEE कमीशन।
ठीक है, ली कमीशन 1924, ठीक है। इस ही कमीशन की रिकमेंडेशन पे ये बॉडी बनी 1926 में। बट पहला प्रोविजन बनाया गया किस एक्ट में? 1919 में। याद रखिएगा, फर्स्ट प्रोविजन फॉर एन इंडिपेंडेंट बॉडी फॉर कंडक्टिंग एग्जाम्स फॉर द सिविल सर्वेंट्स वो 1919 में बनाया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑथराइज प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स टू इनैक्ट देयर ओन बजट्स। हो क्या रहा था भाई? सीधी सी बात है, कोई बहुत बड़ा उसमें नहीं है, गेम नहीं है इसमें, बट समझने की चीज़ है। इसका मतलब इससे पहले जो बजट होता था वो केवल सेंट्रल लेवल पे ही बनता था। सेंट्रल लेवल में बजट बना, उसी में चीज़ें डिफाइन की गई कि भैया ये सर्विसेज हैं, ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ये प्रोजेक्शन है, एस्टिमेट्स हैं, ये एक्सपेंडिचर हैं, और उसके बाद उस चीज़ को डेलीगेट कर देगी कि ऐसा है, ये चीज़ें आप इंप्लीमेंट करो और ये पैसा ले लो। यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी अपना खुद का बजट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाने की, प्रोमलगेट करने की, फॉर्मुलेट करने की। यहां पे ये चीज़ की गई कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपना खुद का बजट अलग से बना सकती हैं। ये देखिए, ठीक। अब एक तरफ सेंट्रल बजट है और एक तरफ स्टेट बजट है। क्या आज हम प्रेजेंटली हमारे इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन है, या अभी भी हम एक सेंट्रल बजट के ही प्रोविजन में जी रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ भी सेपरेट बजट्स हैं, सेंट्रल बजट अलग, स्टेट बजट्स अलग होते हैं, ठीक है। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसमें सेंट्रल बजट अलग होता है अंडर आर्टिकल 112 और स्टेट बजट्स अलग होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी कमीशन आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ दिस एक्ट कमिंग टू फोर्स। उन्होंने बोला कि ये जो लॉ बना, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो बोलते हैं इसको, इसी लॉ के अंदर में ही अब इंडिया रूल करेगा, इंडिया एडमिनिस्टर करेगा। तो ये बोला गया कि ऐसा है, 1919 में लॉ बना दिया गया। आज से 10 साल बाद हम एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएंगे। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है कि एक स्टैट्यूट एक लॉ से गवर्नड होगा, ठीक। एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा। वो स्टैट्यूटरी कमीशन ये देखेगा कि 1919 का जो लॉ है उसके अंदर जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर सेटअप किया गया, जो गवर्नेंस का प्रोसेस सेटअप किया गया, वो कितना प्रोडक्टिव रहा, उससे कुछ फायदा हुआ, नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो क्यों हुआ, फायदा हुआ तो उस चीज को और प्रमोट किया जाए। एक प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर इवैल्यूएशन के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन को बनाने की बात की गई 10 साल बाद। और यही स्टैट्यूटरी कमीशन, अगर आपको याद हो ये टर्म, जो हर एक इंडियन जो कि हिस्ट्री का स्टूडेंट है उसको बाय हार्ट याद होना चाहिए, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन गो बैक स्लोगन इन्हीं के अगेंस्ट आया था। साइमन कमीशन ही वही स्टैट्यूटरी कमीशन है जो 1919 के लॉ को इवैल्यूएट करने के लिए बनाई गई थी। 1928 में ये कमीशन बनाई गई, 1929 में इंडिया आई, लेकिन अपोजिशन हुआ क्योंकि सारे मेंबर्स ब्रिटिश थे, वाइट थे, कोई भी इंडियन मेंबर इसमें नहीं लिया गया। और दूसरा बात थी 10 साल की, कि आपने 10 साल के बाद बनाने की बात की थी, पर आपने 1928 में क्यों बना दी? 10 साल तो पूरा होने देते। ये कुछ अपने में ही डाउट्स रहे हैं उनके, जिसकी वजह से ये साइमन कमीशन के अपोजिशन में लोग उतरे, और पूरा का पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके पीछे पूरा का पूरा देश साइमन कमीशन के अगेंस्ट में उतरा, ठीक है। नवंबर 1927 में एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट की गई, जिसके चेयरमैन थे जॉन साइमन, टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1919 वॉज अनाउंस्ड। 1928 में, ये इसलिए ज़्यादा आराम से पढ़ता जा रहा हूं क्योंकि मैंने उसका बैकग्राउंड आपको समझा दिया, उसमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत आपको है नहीं। 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया। सारे मेंबर्स कमीशन के ब्रिटिश थे, इसलिए सारी पार्टीज ने कमीशन को बायकॉट किया। सारी पार्टी यानी आईएनसी, उस टाइम कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, उसने भी, उस टाइम मुस्लिम लीग थी, उसने भी बायकॉट किया कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को रूल करने के लिए बनाया गया, उसका इवैल्यूएशन जब होगा तो वो ब्रिटिश सब्जेक्ट कैसे कर सकता है, उसमें कोई तो इंडियन पर्सपेक्टिव होना चाहिए, कोई तो इंडियन व्यू पॉइंट लेना चाहिए। वो चीज़ कैसे मिसिंग है, और यही चीज़ इंडियंस को हर्ट कर गई कि आपको लगता है क्या हम इंडियन अपने लिए खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। अगर आपको याद हो, इसी चीज़ को अपने ऊपर एक चैलेंज लेते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी अंडर मोतीलाल नेहरू, और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट 1928 में दी थी। नेहरू रिपोर्ट एक फ्रेमवर्क था कि देखिए, एक फ्रेमवर्क कह लीजिए या फिर एक रिप्लाई था टू दी देन वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कि
अगर आपको ये लगता है कि इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते अपने आप को गवर्न करने के लिए, कि आप हमको इस लायक नहीं समझते कि हम अपने लिए खुद से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं जिसमें हम अपने राइट्स, अपने इंटरेस्ट की बात कर सकें, तो आप गलत हैं। हमारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपने आप को अपने आधार पे अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। और नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 उसी ही चैलेंज का आंसर था। ठीक है, 1930 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। ठीक, कमीशन की रिपोर्ट जरा डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस और प्रपोजल्स है, और उसके बाद आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करेंगे। 1935 और 1947 लॉ अगले लेक्चर में। ठीक है, क्या रिकमेंडेशन दी? पहला, एबॉलिशन ऑफ डायरकी। डायरकी कहां इंट्रोड्यूस कराई गई थी? प्रोविंसेस में। वेरी गुड, सेंट्रल लेवल पे नहीं, प्रोविंसेस में। तो उन्होंने बोला कि डायरकी खत्म करो। ये क्या है? आधे सब्जेक्ट्स तुमने अपने लिए रखे जिसपे तुम पैसे ले रहे हो, और आधे सब्जेक्ट तुमने मिनिस्टर्स को ट्रांसफर कर दिया जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या बात हुई? जहां पे खर्चे वाली बात हुई वो तुमने डेलीगेट कर दी, जहां पैसे की बात हुई वो अपने पास। तो कमीशन ने बोला डायरकी खत्म करो, वो कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहा। एक्सटेंशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन दी प्रोविंसेस। सेंट्रल पर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई थी क्योंकि मिनिस्टर्स इलेक्ट हो गए जो रेस्पॉन्सिबल हैं किसके? काउंसिल के। तो प्रोविंसेस में भी क्यों नहीं एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अपॉइंट करते? क्यों वहां पे नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं? क्यों वहां पे तुमने अभी भी ऑटोक्रेसी बना रखी है? वहां पे भी एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराओ। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स मतलब जैसे हमारे यहाँ है यूनियन, उसके नीचे स्टेट्स, उसके नीचे लोकल बॉडीज, वैसे ही एक फेडरेशन एस्टेब्लिश करो जहां पे वॉइस रॉय ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करता हुआ, उसमें एक तरफ ब्रिटिश इंडिया रहेगा, वो सारे प्रोविंसेस जो ब्रिटिश के अंदर है जिसे ब्रिटिश प्रोविंसेस बोलते हैं, ठीक है, ब्रिटिश के अंदर रूल करने वाले, और एक यूनिट होगी प्रिंसली स्टेट्स की जो लोकल किंग्स और प्रिंसेस के अंदर काम करते हैं। वो सारी प्रिंसली स्टेट्स एक यूनिट होंगी और ब्रिटिश प्रोविंसेस दूसरी यूनिट होंगी। ऐसा एक फेडरेशन सेटअप करना। हालांकि प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो पहले इस चीज को फेवर करते थे, लेकिन बाद में उनको लगा कि यार अगर ऐसा कुछ हो गया और आज अगर उसकी सहमति दे दी तो ब्रिटिश इंडिया के साथ हम, जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस इतना ज्यादा एक्टिव है इस एरिया में, वो प्रिंसली स्टेट भी उनके साथ जुड़ जाएगी, तो प्रिंसली स्टेट्स में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस आ जाएगा, रिवोल्ट कर देगा। तो इसलिए बाद में वो उससे पीछे हट गए। कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ये देखिए कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट 1909 में इंट्रोड्यूस कराया गया, 1919 में एक्सटेंड किया गया। हर कोई जानता था कि ये कम्युनल इलेक्टोरेट जो है, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, कहीं ना कहीं इंडिया को रिलीजियस ग्राउंड्स पे डिवाइड करने का एक टूल है, एक तरीका है, एक फ्रेमवर्क है जो कहीं ना कहीं डिवीजन दिलों में क्रिएट करेगा। लेकिन फिर भी कमीशन ने बोला कि नहीं, कम्युनल इलेक्टोरेट कंटिन्यू करिए, ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटी इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है। ठीक है, इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जिसको मैंने यहां मेंशन किया हुआ है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में कौन कौन आया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इसीलिए आई थी कि भाई जो 1909 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एक बार एनालिसिस कर लिया जाए फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, उसकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं उस पर बात कर ली जाए, और फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया जाए जिसको आगे चल के 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1909 के जो लॉ है, एक्ट है, उससे रिलेटेड साइमन कमीशन की रिपोर्ट, उसकी रिकमेंडेशंस, और उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ये सारी चीजें जहां जो आप पॉलिटी में पढ़ते हो उसका एक एलैबोरेटिव स्ट्रक्चर आपको हिस्ट्री में भी मिलता है। इसीलिए जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हो या जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो, नेशनल मूवमेंट आपके लिए इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पे मैंने आपको लॉज बताए, उनके पॉलिटी के गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को बताया, पॉलिटी के स्ट्रक्चर को बताया। हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो इवेंट्स कैसे इन लॉस को सपोर्ट करती हैं, इन लॉस को कैसे उन्होंने प्रमोट किया, इन लॉस को कैसे उन्होंने किस तरीके से इंपैक्ट किया, और इन लॉज ने कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट को इंपैक्ट किया, कैसे उसको रोका या कैसे उसको सपोर्ट किया, वो चीजें रिलेट करने के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट के स्टडी में, हिस्ट्री के स्टडी में आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे मैं पहले ही बोलता हूं, कभी भी कोई चीज आइसोलेशन में नहीं पढ़नी चाहिए। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट और पॉलिटी दोनों में ही कॉमन मिलता है। इसलिए जब भी ये टॉपिक पढ़िए, इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो 20th सेंचुरी का कंपोनेंट है, यानी कि 1900 से लेकर 1947 तक का पीरियड है, बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड है। आपको बहुत अच्छा लगेगा अपने नेशनल मूवमेंट के बारे में जान के। एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर एज एन इंडियन एंड एज ए स्टूडेंट ऑफ कोर्स कि उन चीजों को आप जानें।
तो कभी भी आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं, इस चैप्टर को आप पढ़ें, तो कोशिश करें कि इसको रिलेट करें अपने हिस्ट्री के कंपोनेंट से। प्री में, मेंस में, सीडीएस में, यूपीएससी के स्टेट एग्जाम्स में, चाहे यूपीएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन हमेशा यहाँ से और वहाँ से उठाए जाते हैं। जब आप इंटीग्रेट करके पढ़ते हो तो एक होलिस्टिक पिक्चर आपके सामने आती है जो आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करती है, और वो आप आसानी से रिलेट कर सकते हो एक से दूसरा कंपोनेंट, दूसरे से तीसरा कंपोनेंट। ठीक है, आज के लिए हम यहीं खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम 1932 का जो कंपोनेंट हमने यहाँ पे देखा कि कम्युनल अवार्ड 1932 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड लेके आए थे, और उसी के बेसिस पे पूना पैक्ट साइन हुआ था 1932 में, और उसके बाद 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट। ये तीनों चीजें हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए आपके लिए इतना ही बहुत है। आई होप कि जो चीज़ें हमने डिस्कस की हो आपके लिए बहुत क्लियर हो, आपको समझ में आई हो, और कुछ चीज़ें आपको याद करने में, आपको समझने में हमारे लेक्चर के थ्रू आपको आसानी हुई हो। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।